जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज फिर एक बार हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अल हाफिज़ ट्रस्ट के बानी जनाब हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी साहिब से एक बैठक, और नई बात तो कुछ भी नहीं, लेकिन हर रोज़ नई खबर बनाकर सामने पेश कर दी जाती है। अब पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तानी सियासत क्या कर रही है, किस तरफ पाकिस्तान को लेकर यह सियासत जाएगी, या आने वाला वक्त एक बार फिर मार्शल लॉ की तरफ जाएगा, ये सब बातें हम करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी हैं, उनसे भी बातचीत आपको करवाएंगे, वो भी अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र जी, खैरियत। जनाब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारी अदालतों का जो किरदार है वो भी आपके सामने है, हमारी सियासत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो भी आपके सामने है। और आपको बताता चलूँ कि 2018 में एक सीनियर साफ़ी थे जिन्होंने ये ऐलान किया था, उस वक्त खबर शाया की थी कि जो कप्तान के नकाह हुआ थे, उन्होंने कहा था कि हम मेरी इज्जत रख लेना क्योंकि मैंने इद्दत में नकाह पढ़वाया है। अब आजकल वो भी इशू बड़े ज़ोर और शोर पे है कि वो मुफ्ती साहब सामने आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक बड़ा गुनाह किया है कि मैंने इद्दत में नकाह जो पढ़वाया था। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस चीज़ को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ना ही मेरे ख्याल में कप्तान कोई ऐसा सिस्टम निज़ाम कर रहा है कि जिससे वो मनवाया जा सके। और हमारी अदालतों का जो हाल है वो भी आपके सामने है, हमारी सियासत जो कर रही है वो भी आपके सामने है। क्या देख रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क जिस हालात पे पहुंच चुका है, और स्पेशली मैं समझता हूं कि इन हालात में पहुंचाने में अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है। अदलिया एक ऐसा इदारा है जिससे ये मुल्क का निज़ाम जो है वो मजबूत होता है। आम आदमी को पता होता है कि मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन आज अदलिया सिर्फ और अपनी 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 जंग कर रही है, अपने इख्तियारात की जंग कर रही है। चीफ साहब ये समझ रहे हैं कि जो कुछ मैं हूँ, मैं हर चीज़ जो है उसको मुंजमद कर सकता हूँ, मैं पार्लियामेंट का बेड़ा गर्क कर सकता हूँ, मैं हर इदारे जो है वो जिसको चाहूँ जिस तरह मर्जी जलील और रुसवा कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इस तरह ना तो निज़ाम चलता है और ना कभी निज़ाम चल सकता है। ठीक, क्योंकि जब मुनसफ खुद ही वो मुनसफ भी बन जाता है, वो डिक्टेटर भी बन जाता है, वो एग्जेक्टिव भी बन जाता है, सारी पावर अपने पास जमा करने की कोशिश करता है, तो इस तरह हालात जो है ना कभी ठीक नहीं हो सकते, हालात बदतर ही होंगे। ठीक, उस तरफ डेफिनेटली जब ये इब्तदाई या ये मामला तो वो डोगर जो कोई पुलिस अफसर था उसकी बहाली का मामला था, लेकिन उस सारी बातों को छोड़ के बदनीति की गुलाम मोहम्मद डोगर, हाँ जी, CCPO लाहौर, जी 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 जी, बदनीति की इंतहा ये देखें कि उन सारी बातों को छोड़ के ये मामला चला गया जनाब, उन्होंने 100 मोटर ले लिया उस पर, और 100 मोटर लेके जी इलेक्शन कराओ। ठीक है, चलो जो भी मुल्क के हालात हैं इकनॉमिकली या जिस तरह, मैं समझता हूँ कि सर्वाइवल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी के साथ या लोगों के मामलात जो लोग जिस तरह लोग पिस रहे हैं, उनके लिए कोई ना कुछ सर्वाइवल उनका होना ज़रूरी है। बाकी ये आपको पता ही है, इलेक्शन जो हैं ये तो हमारे जो बड़े वडेरे हैं उनके हिसाब से याशी है। जब मर्जी इलेक्शन कराओ, जब दिल का है इलेक्शन मेरी मर्जी का नहीं है, असम्बलियाँ तोड़ दो, मैं वज़ीर आज़म नहीं तो फिर कोई और भी, मेरा इलेक्शन मेरी मर्जी। ऐसा नहीं हो सकता, ना इस तरह दुनिया के निज़ाम चलते हैं। बाकी
आपने जो देखा है और जो मुझे जो नज़र आ रहा है, जिस तरफ ये कोर्ट्स जो ये स्पेशली चीफ और उसके जो 7-8 साथी हैं मुल्क को जिस तरफ ले जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि अगर थोड़ा सा क्लैश हुआ तो शायद ये माशाल्लाह की तरफ जाए। माशाल्लाह लग सकती है। सकती है। मुझे बताइएगा कि पिछले दिनों जो काजी ईसा फाइज साहब ने आके असम्बली में अपना आप किया, अपना किरदार पेश किया, अपनी गुफ्तगू की, क्या एक चीफ जस्टिस को ऐसा करना चाहिए? काजी फाइज ईसा को जो बुलाया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट को राइट है कि पार्लियामेंट किसी को भी कॉल कर सकती है। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट ने ईसा काजी फाइज ईसा को कॉल किया, उसको बुलाया, और उसके मेरे सुनने में ये आई है कि ये 50 साल हो गए हैं पाकिस्तान के आइन बने हुए। उस आइन की गोल्डन जुबली के सिलसिले में, उस जुबली में बाकी भी तो आ सकते थे, सिर्फ इनका आना कोई लाजिम था? माइट भी उन्हें कॉल किया या नहीं किया, आई डोंट नो। कानून तो सबके लिए है ना। हाँ, फिर एक शख्स को तो नहीं कॉल की जा सकती ना, लेकिन जिसके ऊपर पहले ही ये लग चुका हो कि ये नून लीग का आदमी है। मेरा ख्याल है माइट भी उन्होंने कॉल किया या नहीं किया, इससे मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उसने अपना उन्होंने कॉल किया, उसने अपना मौका पेश किया, तो मेरा ख्याल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको हम इशू बनाएं। नहीं, इशू नहीं बना रहे, लेकिन बात तो ये है ना कि एक बंदे पे पहले ही ये इल्ज़ाम है कि ये एक पार्टी है। नहीं, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, ये इस पार्टी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा वो क्या है। अभी तो कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं हुई उसके मतलब, ना उसने कोई नून के फेवर में कोई फैसला दिया, ना उनके कोई खिलाफ कोई फैसला दिया। उसके बाद तो कोई केस जाता ही नहीं है। ठीक है, वो तो चीफ साहब हैं, उनकी मर्जी है, कोई केस उसको भेजें या रेफर करें या ना करें। ठीक है, उन्होंने बेंच बनाना है, उन्होंने अगर वो केस को रेफर करना है, किसको करना है किसको नहीं करना, वो आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि वो अभी तो हिसाब से वो जब वो खुल के खेलने का मौका ही नहीं मिला। ठीक हो गया, जब खेलेंगे तो मालूम होगा कि कैसे खिलाड़ी है वो या किसके खिलाड़ी है वो। ठीक हो गया। अभी निकाह की बात करते हैं कि मुफ्ती साहब ने एक फतवे के तौर पे कहा कि मेरे को मुझसे गलत हो गया, मैंने इद्दत के दौरान निकाह पढ़वा दिया। इसका तज़किरा तकरीबन 2018 में एक सीनियर जर्नलिस्ट ने भी किया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब का बयान था। तो अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि मुफ्ती साहब पहले सो हुए थे कि अब अचानक जाग गए, या फिर कप्तान भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या ये क्या खेल क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि मुफ्ती साहब को छोड़ें, आया खान साहब को पता था कि मैं इद्दत के अंदर निकाह कर रहा हूँ? सवाल तो ये है। हाँ, अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए ना मैंने गुनाह किया है या कर रहा हूँ। ऐसे ही सिर्फ इसलिए कि ये एक मतलब कि बताया गया था कि अगर इस तारीख तक निकाह हो जाए तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। जो भी किसी नजूमी ने या जो भी किसी ने उनके मतलब ये दावा किया था कि अगर आप इस तारीख तक निकाह कर लें तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो वो सब कुछ हुआ, करवाने वालों ने करवाया। आपको पता है यहाँ पे बज़ोर ताकत सब कुछ होता है, और ऐसा तो है नहीं कि वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक तो वक्त का बादशाह था, वो किसी उसको कोई औरत पसंद आ गई, वो किसी उसने मतलब कि उसको कहा कि इसको तलाक दे दे, मैं शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा मैं नहीं तलाक देना चाहता। बादशाह ने तलाक बिन जबर उससे करवाई, और इमाम साहब जो खड़े हो गए, इमाम साहब ने उसके लिए तकलीफ़ें भी उठाई, इमाम साहब को गधे पे भी उठाया गया, इमाम साहब को चौकों में फराया भी गया, तजलील भी की गई, लेकिन इमाम साहब जहाँ भी जाते थे खड़े होकर कहते थे मैं मालिक हूँ, मेरी दाढ़ी उनको अंस का बेटा हूँ, और मैंने उसने हदूदुल्लाह की खिलाफती की है बादशाह ने, मैंने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया है, और आज मैं उसकी पदाश में मेरे साथ ये जो सलूक किया गया है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा मौका आए तो आप लोग जो है इस अल्लाह की हदूद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब ये क्या है सर, यहाँ आप ये देखें कि ये इन लोगों के लिए इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये छोटी छोटी ये समझ ये क्या है। जो शख्स, मैं कहना नहीं चाहता, मजबूरन ये मतलब ये बात हो रही है, एक बेटी को
जो है वो कहता है वो नहीं तस्लीम कर रहा है। सब कुछ, हर चीज़ शवाहिद, हर चीज़ पास है, हर चीज़ मौजूद है। डीएनए टेस्ट करवा लें, आज टेस्ट करवा लें। नहीं वो तो कहता है मेरा अल्लाह पे भी ईमान नहीं था, ये तो बाद में चलो ठीक है किसी ने कहा तो मैंने मान लिया, उसकी बात नहीं हम कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि अब इस निकाह को हम क्या कहेंगे, शरई हैसियत से ये निकाह था या फिर ये दूसरी तरफ बात चली जाती है। वो कल मैं एक डिबेट सुन रहा था तो वो कोई बता रहे थे कि जी वो कोई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर का वो वाक़या पेश कर रहे थे। लेकिन बात ये है जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उसके बाद कोई इसकी दलील की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ठीक है, ठीक है। और ये जो कुछ भी हुआ है अल्लाह के हुदूद गलत हुआ है, और अल्लाह के हुदूद को तोड़ा गया है। और मैं समझता हूँ कि उसको जब हाकिम इस तरह का मुल्क ऊपर उसको आप ठोंसते हैं तो हालात उसके बाद जो मुल्क के बने हैं, आप अपनी ईमानदारी से बताएं, आपका तल्लक मीडिया से है, इतने बुरे हालात कभी जिंदगी में अपने होश में देखे? नहीं ऐसे तो कभी भी नहीं देखे गए किसी भी लिहाज से। बस सूरत हाल ऐसी जा रही है कि हम तबाही की तरफ आहिस्ता सा जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, नहीं बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं जी। एक तरफ हम दिवालिया का जिक्र करते हैं लेकिन एक तरफ दिवालिया हो गुजरने का खदशा है। दूसरी बात ये मैं पूछना चाहूँगा कि आज मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में भी ये तय पा गया हुकूमत की तरफ से कि ना हम खैबर पख्तूनख्वा के लिए फंड्स देंगे इलेक्शन के लिए, ना ही पंजाब के लिए देंगे। मतलब कि ये इलेक्शन ना होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि 2-4 माह के लिए नहीं होता दिखाई दे रहा, ये 2-4 साल के लिए होता नहीं दिखाई दे रहा। अगर इलेक्शन नहीं होता तो क्या फिर दोबारा इंटरफेयर पाकिस्तान की वो इदारा सरबराही इदारा करेगा? दोबारा ये हम कहेंगे कि मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं, या फिर यही हुकूमत अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चलती नजर आएगी और इमरान अपोजिशन के तौर पे खड़े रहेंगे, या फिर इसी तरह हंगामा रही रहेगी? टू बी वेरी ऑनेस्टली मुझे तो अगर मैं कोई तसब की बात नहीं कर रहा, मुझे तो इमरान का अगला कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ठीक हो गया। आगे 2-4 साल अगर इस तरह गुजर गए तो आप देखेंगे कि इमरान खान आपको शायद ना नजर ही ना आए। तो हुकूमत किसकी देख रहे हैं आगे? हुकूमत इस तरह ही चलता रहेगा जो हालात हैं। आपने भी देखा है किसी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम प्लान तो नहीं है। मुल्क इतने बुरी तरह इस ऐसे बंबरन पर फंस चुका है कि कोई आपके पास रास्ता नज़र नहीं आता कि हम इसको कहाँ से निकालें, कहाँ क्या इसके लिए करें, कहाँ से ऑक्सीजन लेके आएँ तो ये चलेगा। क्योंकि मुल्क मुआशी तौर पे इस कदर मतलब कि गहराई में खाई में जा चुका है कि हम देखो हमें कोई $1 अरब या $2 अरब की कोई उम्मीद होती है ना, कर्जा मिल जाएगा। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कर्जा मिल गया। मैं पहले भी इस बात का हम जिक्र करते रहे यार, ये मसले का हल नहीं है। नस्लें तबाह कर रहे हैं और खुशखबरी है तबाह। बिल्कुल यही है। जब तक कौम, हुकूमत और तमाम इदारे इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता। एक और देखो, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि खुदा के लिए अल्लाह पाक ने आप लोगों को मौका दिया है, इस मुल्क में आपने हुक्मरानी की है, आपको इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, दौलत मिली है, सब कुछ मिला है। इस मुल्क को भी कुछ दो यार। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि मैंने ये कहा कि ये आगे जाके इमरान का अगर नहीं सामने नाम नज़र आ रहा तो फिर अगली हुकूमत कैसे चलेगी? क्योंकि एक PDM से P जो है वो बड़ा उछल के सामने आ रही है और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि ये PDM रहेगी, DM रह जाएगी। बाकी P दरमियान में से निकलने की ऐसी कोशिश करेगी कि अगर वजारत उज़्मा की तरफ वो ना गए तो फिर ये भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? तो क्या समझते हैं कि फिर मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, लूला लंगड़ी ये जमहूरियत रहेगी, या फिर कि एक बार फिर कमांड आके संभालेगी मुल्क को दोबारा? मैं कहता हूँ आर्मी आ जाए या जो मर्जी आ जाए, जब तक इस मुल्क को देखिए जी, अगर मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी का इलाज नहीं करोगे मैं कैसे ठीक होऊंगा? ठीक है। जब तक आप इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक नहीं करेंगे, आपके पास कोई हल है या नहीं है, उस वक्त आप जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी इंटेलेक्चुअल बन जाए, जितने मर्जी अक्लमंद बन जाए, जो मर्जी बन जाए, अब मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पेट में मेरा पेट खाली है, तो मैं कहूँगा भाई सबसे पहले तो मेरी जितनी भी काबिलियत है वो ये है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए।
उसके बाद मेरे मुंह से बात निकलेगी। ऐसे ही मुल्क की हालात जो हैं मुल्क के इस नहज पे पहुंच चुके हैं। आप जो जिसको मर्जी यहाँ से ले आएं, जितने मर्जी कोई अक्लमंद को ले आएं, दानिश्वर को ले गए, अगर इस मुल्क का कोई मुआशी कोई आपके पास सेटअप नहीं है, कोई ऐसे हालात नहीं हैं, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और उसके लिए यही है कि अगर इनके अंदर कोई थोड़ा बहुत दर्द दिल है इस मुल्क के लिए तो बैठना पड़ेगा, इख्तलाफात बुलाने पड़ेंगे, एक होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। बहुत शुक्रिया सलीमी साहब आपका। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इस वक्त आफत सलीमी साहब कह रहे हैं कि इस वक्त हमें मिलकर बैठना होगा, इत्तेहाद करना होगा, इत्तफाक करना होगा, प्यार से बात करनी होगी। अगर इस मुल्क को हमने आगे लेकर जाना है, मुल्क को जोड़ना है, मुल्क को ताकतवर बनाना है। लेकिन इनकी बातें तो सच हैं, लेकिन सच्चाई इस बात पर नहीं कि ये लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ना ही इत्तफाक प्यार इत्तेहाद से बात कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी गरज को आगे लेकर जाते हैं, अपने मकासद पूरे करते हैं और फिर अपना काम पूरा करने के बाद पाकिस्तान को ये किस डगर छोड़ जाते हैं। इनको इससे कोई गरज नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान डूबता है या फिर आगे बढ़ रहा है, इससे इनको कोई खबर नहीं, ना ही खबर रखना चाहते हैं। ये सिर्फ अपने गर्ज के लिए निकले, अपना गर्ज पूरा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रोशनी की किरण हो और खलील रहमान सलीमी साहब की बात सच्ची हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन मिलते हैं फिर एक नई बैठक के साथ। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।